कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज़ है। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को पूरे अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सोशियोलॉजी रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 81 है वो पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकारों के संस्कारों का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकारों का, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है 11, 18, 16 या 13। तो मनुस्मृति में जो संस्कारों का उल्लेख किया गया था इसका सही आंसर हो जाएगा 13। और अगर हम वो 13 संस्कारों को देखते हैं तो वो 13 संस्कार में सबसे पहला है गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतरण, जातक्रम, नामधेय, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णबंधन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। ये 13 संस्कार जो है वो मनुस्मृति के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। यानी अगर भारतीय जो दंड संहिता है इसमें किस धारा में बोला गया है कि अगर पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो किस धारा में वो बोल सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा धारा 497 के अंतर्गत पत्नी अपने पति के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी होती है। यानी बोला जा रहा है कि मुसलमानों में अगर तलाक होता है पति पत्नी के बीच तो उन दोनों के आपसी सहमति से होगा और कोई भी पक्ष को किसी को भी कुछ भी देना लेना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो तलाक है वो कहलाता है मुबरत। ये तलाक के अंतर्गत जो होता है वो आपसी सहमति से किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का लेन देन कोई भी कुछ भी करना नहीं होता है। अगर मुसलमानों में विवाह विच्छेद के प्रकारों की बात की जाए तो इनमें 6 प्रकार के तलाक पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लीजिए। पहला है तलाक, सेकंड ईला, थर्ड जिहर, फोर्थ खुला, फिफ्थ मुबरत और 6 जो है तलाक़े तालवीद है। ये 6 प्रकार के विवाह विच्छेद जो है मुसलमान समाज में पाई जाती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी। डॉक्टर ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने सन 1813 में मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और ये जो समाज है ये किसका नेतृत्व करता है। माली, तेली, कुणवी और सती आदि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनका उत्थान के लिए कार्य करता है। और इसका उद्देश्य है निम्न जाति के व्यक्ति और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना। ये आपका सत्यशोधक समाज का उद्देश्य भी पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो आपका जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ में। उसमें उन्होंने इसका फिर बाद में उसका नाम चेंज करके उन्होंने हरिजन सेवक संघ रखा। और इस संगठन का उद्देश्य था दलित वर्ग एवं हरिजनों की सेवा करना तथा उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार को दिलवाना। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा। यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जो सभी जितने भी विज्ञान हैं उनकी महारानी है। तो ये जो कथन ये किनके द्वारा दिया गया था। तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, उन्होंने इसकी बात की थी। और अगस्त कॉम्ट ने जितने भी विज्ञानों का जो एक सीरियल वाइज चल रहा है उसका जब निर्माण हुआ था
तो उन्होंने सबसे पहला जो बात था वो गणित शास्त्र की बात की थी। गणित शास्त्र के बाद नक्षत्र विज्ञान आया, फिर भौतिक विज्ञान आया, फिर रसायन शास्त्र आ रहा है, और प्राणी शास्त्र से गुजरते हुए जितने भी विज्ञान के थे वो क्रमिक श्रृंखला में जाते जाते किसमें पहुंच गए, समाजशास्त्र है। तो इसलिए अगस्त काउंट करते हैं कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, इमानुएल दुर्खैम जी को, हर्बर्ट स्पेंसर जी को, आर.के. मर्टर या रेडक्लिफ ब्राउन। तो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की जहाँ पे बात आएगी, देखिए समाजशास्त्र में शब्द को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको समाजशास्त्र के शब्दों के बारे में पता रहे कि ये शब्द किससे आएगा तो आपको आंसर करने में सुविधा होगी। जैसे प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की अगर बात करती है तो ये इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा दिया जाता है। जी.एस. घुरिया के बारे में अगर बात की जाए तो वो जाति प्रथा से संबंधित है। एम.एन. श्रीनिवास के बारे में बात की जाए तो वो संस्कृतिकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर आप वर्ड को याद रखते हैं तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दुर्खैम जी ने समाजशास्त्र के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने को उन्हें श्रेय दिया जाता है, और दुर्खैम जी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किया था, और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया फिर कि जो समाज के अंदर कार्य हैं वो किस रूप में कर रहे तथा उनका क्या एक रूप है, वो किस रूप के अंतर्गत सबका अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये प्रकारवादी सिद्धांत पे उन्होंने बताया। बाद में उनके सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अपने प्रयोग में यूज़ किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि किस विद्वान को पहला एकादमिक समाजशास्त्र माना जाता है, यानी कि कौन से एकादमिक यानी जो पढ़न लिखन में वो कौन से आते हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा समाजशास्त्र के जितने भी प्रारंभिक चिंतक थे उनमें एकादमिक समाजशास्त्री अगर बोला जाए तो इमानुएल दुर्खैम जी को ही माना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना की बात सुझाई थी। तो राष्ट्रीय उपवन की जो स्थापना है ये बात इनके द्वारा दी गई थी, M.के. गांधी जी के द्वारा, वेरियर एल्विन जी के द्वारा, मजूमदार जी के द्वारा, या A.R. देसाई जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वेरियर एल्विन जी के द्वारा। वेरियर एल्विन जी के द्वारा समाजशास्त्र की स्थापना की बात दी गई थी, और वेरियर एल्विन ने अनुसूचित जाति और आदिम जाति कमीशन में सचिव के रूप में भी वे कार्य किए हैं, और सन 1960 में सरकार ने उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जनजातियों के समस्याओं का समाधान के लिए हमें राष्ट्रीय उपवन की स्थापना करनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है। हिंदू जो धर्म है वो किस कारण से इसमें अंदर पतन हो रहा है, जाति व्यवस्था के कारण, छुआछूत के कारण, अंधभक्ति के कारण, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो अन्यायों की बात की जाए तो वो अधिकांशतः भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म भी माना जाता है, इसे वैदिक सनातन धर्म भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म जो है उसका प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ पे जाति प्रथा बहुत अधिक पाई जाती है, छुआछूत की भावना बहुत अधिक है, और अंधभक्ति, जिसके कारण क्या होता है ये जितने भी नियम कानून ये समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं के धर्म में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण जो हिंदू समाज की एकता है वो भी छिन्न भिन्न हो जा रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है। यानी पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो कथन है एक इनके द्वारा दिया गया था, वीरकांत जी के द्वारा। उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया था कि समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगस्त काउंट जी के द्वारा 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की गई, नामकरण किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बोला था कि इसका जो नाम होगा वो होगा सामाजिक भौतिकी, क्योंकि
फिर भौतिकी का नाम इसलिए उन्होंने फिर चेंज किया क्योंकि वह देखते हैं कि भौतिक जो होता है वो साइंस जो विज्ञान का एक रूप है, उसमें अगर हम कोई खोजबीन करते हैं तो उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते, वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन क्या हो रहा है, समाज में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, घटनाएं यहाँ की बदल रही हैं, तो वो भौतिकी का नाम को फिर उन्होंने हटाकर 1838 में समाजशास्त्र नाम, सामाजिक भौतिकी को चेंज करके समाजशास्त्र इनका नाम रखा गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। यानी कि हर्बर्ट ब्लूमर जो थे वो इनमें से किस बारे में जो अपना योगदान देते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक पद्धति शास्त्र, प्रकार्यवाद या संरचनावाद। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की थी, और यह जो सिद्धांत है ये हमें ये बताता है कि अंतःक्रियाओं के द्वारा है किस प्रकार अर्थ की रचना होती है, और ये जो विचार है ये रोज़मर्रा के अर्थों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें घनिष्ठ रूप से, निकटता रूप से सामाजिक हमारे जितनी भी अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं और उनका क्या स्वरूप है, इससे हम समझ सकते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के द्वारा। और इसकी रचना हर्बर्ट ब्लूमर ने 1937 में की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। यानी वधू मूल्य जो प्रथा है वो कहाँ अधिक पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अफ्रीका में। विवाह में क्या होता है, वर की तरफ से इसमें वधू पक्ष को दिए जाने वाला धन या वस्तु को वधू मूल्य कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में क्या होता है कि वधू की तरफ से वर को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर की तरफ से वधू को जो मूल्य दिया जाता है उसे वधू मूल्य कहा जाता है। तो हॉबहाउस, व्हीलर तथा जिन्सबर्ग ने क्या हुआ था कि उन्होंने 434 जनजातियों का विस्तृत अध्ययन किया था। तो इसके बाद उन्होंने पाते हैं कि 303 जितने जो जनजातियां हैं उसमें वधू मूल्य प्रथा का प्रचलन है। तो इसमें से अफ्रीका के प्राय सभी जनजातियों में ये जो प्रथा है ये बहुत अधिक पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था। तो रामपुरा गांव का किस समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था, एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। वहां पे उन्होंने संस्कृतिकरण का उन्होंने अध्ययन किया था। और डॉक्टर मजूमदार ने की अगर बात की जाए तो वे मोहाना तथा बुद्धि का अध्ययन किया। एस.सी. दुबे जी ने समेरपेट जो गांव है वहाँ पे उन्होंने इसका अध्ययन किया। और उनका जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास की, वो रामपुरा गांव के अंतर्गत ही अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ। तो दहेज निरोधक जो अधिनियम है वो 1961 में लागू किया गया। और यह दहेज वो संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर वधू पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दी जाती है। इसे भेंट की शुरुआत के कारण माता पिता अपनी संतान को प्रति स्नेह के कारण उन्होंने से स्टार्ट किया था कि जो वो नया अपना पारिवारिक जीवन स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार दिया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये प्रथा और रूढ़िवादी बन गई और इसके कारण समाज में बहुत ही दुखद घटनाएं भी घटित होने लगे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने लगा, बेटियों के ऊपर अत्याचार होने लगा। तो फिर देखा गया कि दहेज जो है वो निरोध अधिनियम बनाना चाहिए और इसका उन्होंने फिर 1961 में इसका अधिनियम बन के तैयार हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि वर्सटल स्कूल के जन्मदाता कौन है। संपूर्णानंद, बीकेड या एल्विन आर वाइस या गुन्नार मेडल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एल्विन आर वाइस के द्वारा किशोरियों एवं युवा जितने अपराधी हैं उनके सुधार के लिए और उनका परिष्कार के लिए अंग्रेजी पद्धति में बनी इस संस्था को वर्सटल कहा जाता है। और ये जो है वो संस्था 1902 में सर ब्राइस ने पोस्टल नामक जो स्थान था वहाँ पे उन्होंने इसके एक जेल खाना टाइप का गैर सरकारी जेल खाना बनाया जहाँ पे जो अबाल अपराधी थे, किशोर अपराधी थे, युवा अपराधी थे, उनको सुधार के लिए कार्य किया गया। और इसका आविष्कार सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था।
हमारा क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। तो उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स ने दो प्रकार के समाजों का वर्णन किया था। दो प्रकार के समाज में वर्ग मौजूद है जिनके बीच आपसी संघर्ष होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो श्रम की है, क्योंकि एक आदमी श्रम बहुत अधिक करता है और दूसरा उस श्रम का उपयोग करता है, यूज़ करता है। तो श्रमिक के रूप में मनुष्य किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के अनिवार्य वस्तु हैं। बिना श्रम के कोई भी चीज़ का आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कृषि के क्षेत्र में भी देखें तो बिना किसान के अनाज का उत्पादन नहीं होगा। खनिज के क्षेत्र में देखें तो बिना खनिज के जो कोयला खोदते हैं वो कोयला का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जितने भी आप व्यापार को देखें या कोई भी कार्य को देखें, तो अगर श्रम नहीं लगा होगा तो फिर कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रम का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो शिकागो स्कूल से अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट। उन्होंने, जिन्हें कि एल्विन स्मार्ट भी बोला जाता है, इनके 1854 में इनका जन्म हुआ था, 1916 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अमेरिका में सर्वप्रथम सन 1882 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना हुई थी। और शिकागो संप्रदाय जो है वो विशेषतर नगरीय समस्याओं का अध्ययन करता है और इस बात पे विशेष ध्यान देता है और यह पद्धति पे विशेष ध्यान देता है और उसके अंतर्गत जितने भी शोध कार्य हैं उसका अध्ययन करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है कि सन 1931 में जनगणना में जो हटन ने वहाँ की जो जनगणना उन्होंने की थी, तो हटन ने अस्पृश्यता को किस नाम से संबोधित किया था। तो 1931 में जब हटन ने जनगणना की तो कौन सा नाम उन्होंने दिया था, बाहरी जाति। अस्पृश्यता को उन्होंने कहा था बाहरी जाति। हटन ने उन लोगों को अस्पृश्य माना जो उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हैं। स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाई, कहमार, दर्जी सेवा पाने के लिए अयोग्य हो, जो हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे, इस प्रकार के लोगों को उन्होंने बाहरी जाति बताया था। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये सारे क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।